वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2013 में पूछे गए थे। लास्ट एग्जाम तब कंडक्ट करवाया गया था। अभी एग्जाम डेट बहुत नियत आ चुकी है। 1 नवंबर को एग्जाम है 712 पोस्ट के लिए। तो हमें किक स्टार्ट कर देनी है अपनी बहुत ही पेस में प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है। अगर किसी भी रीजंस की तरह आप लोग अभी तक स्लो हो गए थे या किसी भी तरीके से डीमोटिवेट हो गए थे, चिंता मत कीजिए, बहुत टाइम है अभी भी हमारे पास। 1-1.5 महीने का समय सब कुछ रिवाइज करने के लिए काफ़ी रहता है। इस पेपर के लिए हम लोगों ने स्पेशल ये कोर्स सीरीज डिज़ाइन की है जिसके माध्यम से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लें बहुत हेल्प हो जाती है। एग्जाम में जाते जाते कॉन्फिडेंस आता है आपको कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर निकाल के गया हूँ, जब मैंने पिछली बार के पेपर के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो इस बार के भी आएंगे तो भी मैं कर ही ले जाऊँगा। मेरे को लेवल पता है, मेरे को फेवरेट टॉपिक्स पता है, मेरे को ये पता है, इस वेटेज पता है, बेसिकली इस सब्जेक्ट में से इतने क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को मेन फॉर्मूलाज याद है, सब कुछ। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बेसिकली एग्जाम को खोल के रख देता है, बता देता है कि क्या रेलिवेंट है क्या रेलिवेंट नहीं है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसीलिए हम लोग आपको फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर की सेकंड वीडियो। पिछली बार हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस बार बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के। जैसे कि मैंने बताया, स्टील स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को अगर कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, एक शॉर्ट टर्म में 1-1.5 महीने में अपनी प्रिपरेशन का क्रैश कोर्स चाहिए, तो हमारे पास है यूपीपीएससी लंपसम पैक जो कि स्पेशली डिजाइंड है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। हमने लॉकडाउन में डिज़ाइन किया है इस कोर्स को ताकि शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए क्रिस्प और शॉर्ट मैनर में वीडियोज़ होंगी। 10 to 15 वीडियोज़ होंगी पर सब्जेक्ट, 3 क्विज होंगी, साथ ही साथ लाइव डाउट सेशन होगा, आपके हर डाउट क्लियर करेंगे हमारी फैकल्टी। तो इससे बेटर कोई कोर्स अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। अगर आपको प्रीवियस ईयर वीडियोस में देखते देखते किसी भी पॉइंट पे लगता है कि नहीं यार मेरा ये सब्जेक्ट तो वीक रह गया है, मुझे इसको कवर करना है, मेरे को ये टॉपिक्स अच्छे से और सीखने हैं, मेरे पास अब पूरी तरह से बुक से रिवाइज करने का टाइम नहीं है, अरे तो हमने कर दिया है ना आसान। यहाँ पे आप एक बार हमारा www.cizplus.com या फिर हमारा CIZ प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ये कोर्स चेकआउट कीजिए। बहुत बेहतरीन कोर्स बनाया है, हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन, हर वीडियो के नोट्स अवेलेबल हैं PDF फॉर्म में। आप लोग एक बार ये हमारा कोर्स विजिट कीजिए। इससे बेस्ट कोर्स यूपीपीएससी एई के लिए कोई अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर दिस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए हमारा ये कोर्स है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं क्वेश्चंस करना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस हैव लार्जेस्ट शेप फैक्टर। अरे ये शेप फैक्टर क्या है? शेप फैक्टर एक टर्म है, प्लास्टिक एनालिसिस में यूज होती है बेसिकली। एक सेकंड, शेप फैक्टर की फुल फॉर्म होती है शेप फैक्टर होता है S से डिनोट किया, इसकी फुल फॉर्म होती है ZP/ZE, मतलब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दोनों को डिवीजन से आता है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का शेप फैक्टर होता है 1.5। ऐसा करता हूँ मैं, इसके अंदर ही देता हूँ, ठीक है, 1.5। ऐसा ही डायमंड क्रॉस सेक्शन का होता है 2, ट्राइंगल का होता है 2.34। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, ये डायमंड के सारी साइड्स इक्वल है, याद रखना। ये रेक्टेंगल का है। और एक मेरा होता है आई सेक्शन का अराउंड होता है 1.14, ठीक है। सर्कल सेक्शन का होता है 1.7 और एक होता है मेरा H सेक्शन, इसका होता है 1.5। आई होप मैंने मेन सारे सेक्शंस कवर कर दिए हैं यहाँ पे। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए इन सब में सबसे ज़्यादा है डायमंड का, इसका है 2, इसका है 1.14, इसका है 1.5, इसका है 1.7। तो इन सब में सबसे ज़्यादा डायमंड का हुआ। राइट आंसर यही हुआ शेप फैक्टर। शेप फैक्टर याद होने चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है शेप फैक्टर्स की वैल्यू। किसी भी रैंडम अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना है
तो कोई टी बीम, कोई भी तरह की बीम दे देगा, उसका शेप फैक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेगा, वरना पूछेगा कि ट्राइंगल सेक्शन का शेप फैक्टर कितना होता है, रेक्टेंगल का कितना होता है, ये सब पूछते हैं इन जनरल, ये सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। लोड फैक्टर, अब प्लास्टिक एनालिसिस में एक टर्म होती है जिसका नाम होता है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, या फिर परमिसिबल लोड, अलाउएबल लोड। अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड इज द डेफिनेशन ऑफ द लोड फैक्टर। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। वर्किंग लोड की जगह आप यील्ड लोड नहीं लगा सकते, यील्ड लोड अपॉन वर्किंग लोड नहीं लगा सकते। लोड फैक्टर जो है वो है। प्लास्टिक एनालिसिस में लोड फैक्टर की एक और डेफिनेशन भी होती है, वो भी लिखवा देता हूँ। लोड फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर। ये भी एक तरह की डेफिनेशन है। शेप फैक्टर सेफ्टी क्या होती है? यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। लोड फैक्टर, फैक्टर सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर की भी एक डेफिनेशन निकल के आती है लोड फैक्टर की। और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो तो यही है, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड। जो वर्किंग लोड मेरा वर्किंग कंडीशंस में लग रहा है, अल्टीमेट लोड मतलब जो अल्टीमेट कंडीशन में, मतलब फेलियर कंडीशन में, लिमिट स्टेट में बेसिकली, या फिर बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट में। यहाँ लिमिट स्टेट नहीं, प्लास्टिक स्टेट की बात करेंगे, मैकेनिज्म केस की बात करेंगे। अल्टीमेट कंडीशंस का लोड अपॉन वर्किंग लोड की रेशियो को बोलते हैं लोड फैक्टर। आगे चलें। The effective length of a column held in position and restraint in the direction in one direction and other direction is free। ये मैं क्वेश्चन सोम में भी करा चुका हूँ। सोम की वीडियो में मैंने सारे केसेस डिस्कस कर दिए थे। यहाँ पे इसका ये पूछ रहा है, एक जगह से रिस्ट्रेंड है, दूसरी डायरेक्शन से फ्री है, इसकी एल इफेक्टिव होती है 2L। समझ गए? और एक आधा केस और भी बता देता हूँ, अगर आपने सोम वाली वीडियो नहीं देखी। अगर दोनों तरह से हिंज है तो इसका एल इफेक्टिव के ही इक्वल आता है। अगर एक तरफ फिक्स्ड है और दूसरी तरफ हिंज है तो इसका एल इफेक्टिव होता है 0.7L। अगर दोनों तरफ से फिक्स्ड है तो इसका एल इफेक्टिव होता है 0.5L। अगर आपको ये पहले से पता है तो रिवाइज हो गया। ये एल इफेक्टिव की कुछ कंडीशंस हैं, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर इन द बीम इन द कॉलम बेसिकली। ये मेरी, इसने ये इस डेफिनेशन का पूछा था, इसका आंसर हुआ 2L। ये कौन सी थ्योरी से आता है? ऑयलर्स थ्योरी से आता है। ऑफ क्रिटिकल लोड की कंडीशन जो बनती हैं उस थ्योरी से आते हैं ये इफेक्टिव लेंथ की कंडीशंस। आगे चलें अगर हम लोग, द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, permissible bending stress in the slab base of a steel column for all grades of steel is limited to। देखो ये स्लैब बेस क्या होती है? देखो अगर जो मेरा कॉलम है, कॉलम को मुझे किसी, लेट से ये मेरी कोई आरसीसी फुटिंग है, ठीक है, और ऊपर कोई मेरा स्टील कॉलम है, ठीक है। अब कॉलम को फुटिंग से अगर ज्वाइन करना है तो कुछ एक चीज, एक बेस का यूज किया जाता है बेसिकली। कॉलम को अगर फुटिंग से ज्वाइन करना है तो दो तरह के बेस कॉमन है। फर्स्ट बेस इज स्लैब बेस, सेकंड बेस इज कॉलम बेस। अगर लोड शॉर्ट है और यूनी एक्सियल है, एक्सियल लोड है, तो हम जनरली स्लैब बेस का यूज करते हैं। स्लैब बेस क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे लगाते हैं। स्लैब बेस क्या करता है? कॉलम को और फुटिंग को आपस में ज्वाइन कराने का काम करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ स्लैब बेस। बोल रहा है कि स्लैब बेस पे अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूं तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या परमिसिबल है स्लैब बेस पे? इसका आंसर है 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, बहुत हॉट स्पॉट क्वेश्चन है, बहुत जनरली पूछा जाता है। परमिसिबल स्ट्रेस ऑन, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ऑन स्लैब बेस। बेसिकली स्लैब बेस क्या करता है? कॉलम और फुटिंग को आपस में ज्वाइन कराने का काम करता है। बेसिकली स्टील कॉलम और आरसीसी फुटिंग को आपस में ज्वाइन कराता है। आगे चलते हैं हम लोग। द मेंबर्स विच सपोर्ट कवरिंग मटेरियल फॉर द स्टील रूफ ट्रस आर। देखो फिर से एक रूफ ट्रस का क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब रूफ ट्रस काफी इंपॉर्टेंट है।
रूफ ट्रस को जो कवर करता है मेंबर उसको बोलते हैं राफ्टर मेंबर। दोबारा से अगर मैं रूफ ट्रस का एक बार सेक्शन बना के अगर आपको दिखाऊं तो रूफ ट्रस को क्या कौन ज्वाइन करता है? राफ्टर मेंबर। देखो ये होती है प्रिंसिपल टाई, ये होते हैं स्लिंग, ठीक है, इनके बीच में टाइज और स्ट्रट्स लगे होते हैं आपस में, और ये जो मेरा ये होता है मेरा प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या करता है? जो रूफ की शीट है, शीट कवरिंग है, उसको होल्ड करके रखता है, उसको सपोर्ट करता है। यहां पे देखो, अगर मेरी ये रूफ बनी है, इसकी जो शीट है इसको किसने होल्ड कर रखा है? इस राफ्टर ने। ऊपर से राफ्टर लगता है, राफ्टर इसको होल्ड करके रखता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? राफ्टर्स। प्रिंसिपल राफ्टर मेन राफ्टर होता है और सब राफ्टर्स भी होते हैं, तो इसकी कॉमन टर्म क्या है? राफ्टर्स। आगे चलते हैं हम लोग। Which of the following types of riveted joint is free from bending stresses? Bending stresses या फिर bending stresses से किस टाइप का जॉइंट फ्री रहेगा? वो वाला जॉइंट फ्री रहेगा जहां पे इसेंट्रिसिटी नहीं होगी किसी भी टाइप की, सब जगह सिमिट्री रहेगी। इसका आंसर है बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट। क्यों? थोड़ा सा बता देता हूँ। डबल बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट ऐसा होता है, दो प्लेट्स हैं, इसमें कवर प्लेट्स लगाई, ठीक है, और यहां पे है हमारे रिवेट्स। अगर यहां पे अब लोड लगेगा ना, ड्यू टू सिमेट्री कवर प्लेट्स दोनों टाइप सिमेट्री है, कवर प्लेट संभाल लेंगी, तो यहां पे क्या होगा? कोई किसी भी तरीके की बेंडिंग लोडिंग नहीं आएगी, किसी भी तरह की इसेंट्रिसिटी पैदा नहीं हुई, किसी भी डायरेक्शन में अनसिमेट्री नहीं आई, तो ड्यू टू सिमेट्री। और अगर मैं आपको सिंपल लैप जॉइंट का केस अगर बताऊं, अगर एक तरह से सर लैप जॉइंट में किस तरह सिमेट्री नहीं रहती? लैप जॉइंट में तो ऐसा होता है ना, और यहां पे लगाया अब मैंने एक रिवेट, और यहां पे दीदी मैंने एक फोर्स, ये पी की फोर्स, यहाँ पे की। अब इधर हो जाती है एक इसेंट्रिसिटी डेवलप, इसमें और इसमें एक लीवर आर्म बन जाती है जो कि इस रिवेट को घुमाने की कोशिश करेगी, इसमें एक बेंडिंग स्ट्रेस लाएगी। लेकिन यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ शियर स्ट्रेसेस आते हैं या फिर नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं। बेसिकली यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप नहीं होती बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द अफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। एक टर्म होती है अफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड की। देखो एक तो होती है ओवरऑल लेंथ, उसमें से हम लोग एंड करेक्शंस माइनस कर देते हैं, जो हमारी यूजफुल लेंथ बचती है उसको बोलते हैं अफेक्टिव लेंथ। LE से डिनोट किया जाता है। अफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होती है? इसकी दो कंडीशन होती हैं IS कोड के अकॉर्डिंग। एक तो होती है 4S 4 इंटू वेल्ड साइज और 40 mm। इनमें से जो भी ज्यादा है, मैक्स ऑफ दिस, इनमें से जो भी ज्यादा है हम फिलेट वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ को उससे कम नहीं लेंगे। ऑप्शन में 40 mm तो अवेलेबल नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स द वेल्ड साइज। S क्या है यहाँ पे? वेल्ड साइज। 4S या 40 mm से जो भी ज्यादा है उससे कम हम नहीं लेंगे इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को। आगे चलते हैं। फॉर अ रिवेट ऑफ 20 mm डायमीटर, 20 mm का अगर रिवेट है तो उसका डायमीटर ऑफ द होल पूछ रहा है। होल का डायमीटर या ग्रॉस डाया क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड तरीका ढूंढ लो आप। अगर पाई है मेरा रिवेट का डायमीटर, शैंक डाया, अगर ये 25 या 25 से कम है, 25 mm से कम है, तो मेरा डायमीटर ऑफ द होल हो जाता है 5 + 1.5। अगर मेरा शैंक डाया 25 mm से ज़्यादा है तो मेरा डायमीटर ऑफ द होल हो जाता है 5 + 2। यहाँ पे डायमीटर कितना है? 25 mm से कम है, 20 है,
तो आंसर क्या हो जाता है डायमीटर ऑफ द होल का 20 + 1.5 दैट इज 21.5 mm इज द राइट आंसर। दीज टू अदर कंडीशंस आप इसको हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ द पॉइजंस रेशियो फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन इलास्टिक रेंज इज गिवन बाय। जनरली हम पॉइजंस रेशियो को इलास्टिक रेंज में ही याद रखते हैं। पॉइजंस रेशियो होता क्या है? पॉइजंस रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेसिकली। तो पॉइजंस रेशियो ऑफ स्टील क्या लेते हैं हम स्टील स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में? जनरली हम वैल्यू लेते हैं 0.3 की, ठीक है। मेटल्स का जनरली होता है 0.25 से 0.4 तक की रेंज होती है पॉइजंस रेशियो की। जनरली हम स्टील का कितना अज्यूम करते हैं? 0.3 लेते हैं। जब ये हम तब पढ़ते हैं जब स्टील की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू स्टील में वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। जैसे स्टील की डेंसिटी कितनी लेते हैं? 7850 kg पर मीटर क्यूब। और क्या स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट पता होना चाहिए। ये सब जो कुछ मेजर प्रॉपर्टीज हैं उसमें चीज पढ़ते हैं हम लोग पॉइजंस रेशियो की। जैसे स्टील का मॉड्यूलस इलास्टिसिटी कितना होता है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये सारी कुछ कॉमन नोटेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उनमें से पॉइजंस रेशियो कितनी लेनी है? 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपर बाउंड थ्योरम plastic analysis for given frame subjected to a set of loads P, the value of P which is found to correspond to any assumed mechanism must be। देखो स्टील की प्लास्टिक डिजाइन में दो थ्योरम्स होती हैं। फर्स्ट इज थ्योरम इज लोअर बाउंड थ्योरम जिसको बोलते हैं स्टैटिक थ्योरम। एक होती है मेरी काइनेमेटिक थ्योरम जिसको बोलता हूं अपर बाउंड थ्योरम। दोनों की अपनी अपनी सेपरेट कंडीशंस हैं। मेरी काइनेमेटिक थ्योरम क्या बोलती है? जो मेरा कोलैप्स लोड होगा ना, जो लोड होगा P जो सब्जेक्ट करेगा किसी मैकेनिज्म की कंडीशन में, जो मैकेनिज्म की कंडीशन में लोड होगा ना वो मेरा कोलैप्स लोड से या तो इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अपर बाउंड थ्योरम। ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू कोलैप्स लोड। इसकी फुल फॉर्म ऐसे लिखते हैं P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू PU। ये थ्योरम कौन बोलता है? अपर बाउंड थ्योरम, काइनेमेटिक थ्योरम बोलता है। जबकि स्टैटिक थ्योरम क्या बोलता है? P इज लेस देन और इक्वल टू PU। ये बोलता है स्टैटिक, या फिर लोअर बाउंड ये बोलता है अपर बाउंड। दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। आप लोग वो पढ़िएगा, पूरा कोर्स रिवाइज कर लीजिएगा। आपको किसी भी तरह से डाउट आता है तो विजिट करिए www.cazplus.com या फिर हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए CAZ Plus ऐप। उस पे आप लोग UPPSC AE लमसम पैक लीजिए, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे दोनों थ्योरम्स पढ़ाने का टाइम नहीं रहता प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, बोरिंग हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि अपर बाउंड थ्योरम क्या बोलती है, जो मेरा लोड होगा मैकेनिज्म लोड वो कोलैप्स लोड के इक्वल रहेगा या फिर उससे ज्यादा रहेगा। आगे चलते हैं। द प्लास्टिक थ्योरी इज जनरली यूज्ड फॉर, देखो जो प्लास्टिक एनालिसिस है वो किन स्ट्रक्चर्स के लिए जरूरी होती है? इसका स्टैंडर्ड आंसर है रिडंडेंट फ्रेम्स के कारण। रिडंडेंट फ्रेम्स के लिए बेसिकली स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फ्रेम्स के लिए यूजफुल होती है मेरी प्लास्टिक एनालिसिस। क्यों? जैसे कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर ही लूँ आपके सामने, प्लास्टिक एनालिसिस बेसिकली स्ट्रक्चर की वो वाली स्ट्रेंथ यूज करती है जो कि हमारी, अगर हम लोग बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, बेसिकली जो मेरे स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनमें वो रिजर्व स्ट्रेंथ यूज करती है। बेसिकली अगर बोलता है स्टैटिक, बेसिकली प्लास्टिक एनालिसिस बोलता है कि अगर यहाँ पे मेरा एक हिंज बन भी गया तो अभी यहाँ पे और यहाँ पे तो बनना बाकी है, मेरा स्ट्रक्चर तब तक तो लोड संभाल लेगा। तो ये अपर बाउंड थ्योरम है, बेसिकली अल्टीमेट एनालिसिस है। प्लास्टिक एनालिसिस का क्या मतलब होता है? अल्टीमेट लोड मेथड है। बेसिकली ये हायर वैल्यू तक जाता है, मोर इसमें इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। बेसिकली प्लास्टिक थ्योरी में रिडंडेंट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिड है। इसका आंसर यहाँ पे होगा रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स के लिए। मतलब रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर ही होंगे ना जहाँ पे प्लास्टिक हिंजेस बन पाएंगे।
अगर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स लेंगे वहाँ तो प्लास्टिक हिंजेस बन ही नहीं सकते, वहाँ तो एंड कंडीशन में पहले ही हिंजेस होंगे, वहाँ पे वो यूजफुल नहीं रहेगी। इसलिए रिजिड फ्रेम कंडीशंस जहाँ के प्लास्टिक हिंजेस बनते हैं, जहाँ पे मैकेनिज्म्स बनने पॉसिबल हैं, वहाँ पे मेरी प्लास्टिक थ्योरी यूज होती है। आगे चलते हैं हम लोग। Which of the following elements of a pitched roof industrial building primarily resist lateral load parallel to the ridge? पैरेलल टू द रिज। अब ये रिज क्या होता है? अगर रूफ स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊं मैं, वो सब दोबारा नहीं दिखा रहा। रिज क्या होता है? टॉप पे जो एक बीम होती है ना, अगर रूफ स्ट्रक्चर को ऐसे 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 काट के लगा दिया जाए और टॉप पे जो ये बीम है, इस बीम को बोल रहा हूं मैं रिज, ठीक है। ये टॉप पे बीम होती है, इसको रिज बोलते हैं। और रिजेस को आपस में कौन ज्वाइन करता है? पर्लिन्स। पर्लिन्स लेटरली ज्वाइन करते हैं दो रूफ ट्रस को, एक कॉमन बीम चल रही होती है जिसका नाम होता है रिज। अब रिज में जो रूफ ट्रसेस होते हैं, रिज के पैरेलल में अगर लेटरल स्ट्रेसेस ना आए, लेटरल मतलब अलोंग लेंथ के पैरेलल डायरेक्शन, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर ये ऐसे है, रूफ ट्रस लेटरली मेरा डेविएट ना हो, लेटरल स्ट्रेन ना आए बेसिकली, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ब्रेसिंग्स। इसका आंसर आएगा ब्रेसिंग्स। अब मैं ब्रेसिंग्स इस पार्ट में दिखा नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि उसके लिए मेरे को इसका साइड व्यू बनाना पड़ेगा। मैं साइड व्यू दिखा देता हूँ आपको। अगर इसका मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ तो ब्रेसिंग्स ऐसे लगती है। अगर ये मेरा पर्लिन है, ये मेरा पर्लिन है, दो पर्लिन्स के बीच में डायगोनल ब्रेसिंग्स लगती हैं, ताकि जो पर्लिन्स हैं आपस में वो लेटरली मूव ना करें, रूफ मेरा लेटरली स्टेबल रहे, इसलिए हम लोग लगाते हैं ब्रेसिंग्स। हर किसी का अपना फंक्शन है ब्रेसिंग्स का, राफ्टर्स का, टाइज का, आप लोग ये सब डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो फ्लैट्स हैं, दो फ्लैट प्लेट्स हैं, इसकी डायमेंशन दे रखी है 100 mm इंटू 16 mm एंड 100 mm इंटू 12 mm, वेल्डेड बाय बी बट वेल्ड मतलब वी उसकी शेप है। इफ परमिसिबल स्ट्रेस इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड विल बी। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने की देर है। ऐसा कोई वेल्ड दे रखा है, पहला वेल्ड ये है, दूसरा ये है। मैंने दोनों को अलग अलग क्यों बनाया? क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो 16 mm है और इसकी थिकनेस है 12 mm। हम बट वेल्ड में क्या मानते हैं कि अगर जो पेनिट्रेशन होगी बी वेल्ड की वो यहीं तक ही होगी, इफेक्टिव बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में ही बना है ना। तो नेट जो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया कौन सा लूंगा मैं? 110 इंटू 12 mm वाला लूंगा। और मैं मान रहा हूँ कि मेरी कंप्लीट पेनिट्रेशन हुई, डबल वी वेल्ड मान रहा हूँ मैं, वी बट वेल्ड मान रहा हूँ लेकिन डबल वाला, कंप्लीट पेनिट्रेशन वाला मान रहा हूँ। एरिया इतना लिया और परमिसिबल स्ट्रेस कितना है? एफ कितना है मेरा? 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मेरा बेसिकली फोर्स कितनी अवेलेबल होगी? P कितना आ जाएगा? एफ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो आ जाएगा 142 इंटू 110 इंटू 12। ये किस में आएगा? न्यूटन में। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे जब, तो इसका आंसर आ जाएगा 187.44 किलो न्यूटन। हम लोग क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए ये आ जाएगा दिस, और इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 187.44 किलो न्यूटन। आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी ना बट वेल्ड वगैरह का, क्योंकि परमिसिबल स्ट्रेस ही दे दिया। परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन ये दे देगा हमें कितना हम लोग लोड लगा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है इस कनेक्शन की, कितना लोड अलाउ करेगा, कितने लोड के बाद ये फेल करेगा मेरा कनेक्शन। आगे चलते हैं। फैक्टर ऑफ द सेफ्टी, मैं पहले ही बता चुका हूं फैक्टर ऑफ द सेफ्टी क्या होती है मेरी? यील्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का रेशो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? यील्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का रेशो। इसमें बताने वाला कुछ है ही नहीं, ये तो यूनिवर्सली कंडीशन है। किसी भी केस में यील्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के रेशो को बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
द लोड फैक्टर अप्लाइड टू द डेड लोड्स और लाइव लोड्स इन द डिजाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हम लोग आरसीसी डिजाइन की वैल्यू जो याद रखते हैं, लोड फैक्टर को 1.5 लेते हैं, वहां पे 1.5 होता है, लेकिन प्लास्टिक के केस में लोड फैक्टर होता है 1.7। अगर मेरे को वर्किंग लोड दिया हो और मेरे को अल्टीमेट लोड निकालना हो तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.7 से, क्योंकि लोड फैक्टर होता है अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, और इसकी वैल्यू कितनी है कोड के हिसाब से, कौन सा कोड, IS 800 2007, इसके हिसाब से कितनी लोड की फैक्टर की वैल्यू है 1.7। डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस के हिसाब से टेबल बना हुआ है, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अगर हम लोग, द शेप फैक्टर ऑफ एन आई सेक्शन, आई सेक्शन का शेप फैक्टर जनरली तो डायमेंशन के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन एवरेज वैल्यू, मोस्ट जनरल एवरेज वैल्यू आई सेक्शन का शेप फैक्टर होता है 1.14। मैंने पिछले से कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सारे शेप फैक्टर्स डिफाइन किए थे, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, डायमंड, सर्कुलर, सबके शेप फैक्टर बताए थे, उसमें आई का भी बताया था। आई का शेप फैक्टर होता है 1.14। आप लोग इसको याद रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे उस समय निकालना है हमें शेप फैक्टर, हम लोग क्या करेंगे, याद रखते हैं स्टैंडर्ड शेप्स की शेप फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस टी सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी है टॉप से। इस क्वेश्चन में बच्चे दो तरीके से मिस्टेक कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालें। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कौन सी होती है, इक्वल एरिया एक्सिस, मतलब ऐसी एक्सिस जहां उसके ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम हो। लेकिन इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कौन सी होती है, सीजी वाली, बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास वाली न्यूट्रल एक्सिस होती है, उससे निकालते हैं हम लोग। एरिया की न्यूट्रल एक्सिस होती है बेसिकली, एरियल न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन जब तक आपको बोला ना जाए कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, तब तक हम लोग न्यूट्रल एक्सिस का मतलब इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ही समझेंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन प्लास्टिक एनालिसिस में समझाया आप लोगों को। अब इसका तो आंसर आसान है बिल्कुल, न्यूट्रल एक्सिस निकालना कब से मुश्किल हो गया। ये टी सेक्शन बनाया, ये 400 mm, यहाँ 100 mm, यहाँ 100, ये 500। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेक्शन 1 और 2 कंसीडर कर लूं, ठीक है। मान लेता हूं मेरा न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ यहां पे है कुछ, इसको बोल रहा हूं मैं, इसको यहां से नापनी है ना टॉप से, इसको y नाम दे रहा हूं। अब मेरा y क्या आएगा, y इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। अब ये a1 a2 क्या है, a1 है इसका एरिया, a2 है इसका एरिया। a1 क्या है, टॉप से रेफरेंस पॉइंट से उसकी सीजी कितनी होगी मिड पॉइंट पे, दैट इज 50। y1 क्या हो जाएगा 50, और y2 कितना होगा, इसकी सीजी टॉप से y2 कितनी होगी, इसकी सीजी कितनी है 250, 500 का आधा 250, और वो टॉप से देखनी है 250 प्लस 100 350, मतलब 350। टॉप से 350 डिस्टेंस पे है इसकी सीजी, उसकी डिस्टेंस है 50। अब तो क्या करना है, आंसर देखना ही है। a1 कितना है मेरा 100 इंटू 400 रेक्टेंगल का एरिया, y1 50 है, प्लस a2 कितना है 100 इंटू 500 इंटू y2 कितना है 350। a1 बाय a2 से डिवाइड कर देंगे, इसको काट पीट के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 216.6 mm। कैलकुलेशन पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसका आंसर आ जाएगा 216 mm। और अगर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे तो किसी भी आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसने पूछा ही इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, उसका मैंने आंसर यहाँ पे बताया। आप लोगों को अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। और हमारे साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मिलेंगी, लेटेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन, नोट्स, किसी भी तरह की गाइडेंस हमारे चैनल के
दोबारा मिल सकती है आप लोगों को। उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई रिकमेंड फर्दर कि आप लोग हमारा यूपीपीएससी एई लमसम पैक ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा कोर्स है, स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था पूरा कोर्स। आप लोग इसको विजिट कीजिए www.cizplus.com या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए CIZ Plus ऐप। बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है आपके लिए और मैं होप करता हूँ आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।